हेलो फ्रेंड्स। आज अपन कंपनी एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन करेंगे, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन 173 टू सेक्शन 195 contain the provision relating to meeting and power of board of directors. So first of all, section 173 with respect to meeting of board and notice of board meeting. फर्स्ट ऑफ ऑल, बोर्ड मीटिंग के प्रोविजन 1% कंपनी पर अप्लाई नहीं होंगे। अगर 1% कंपनी में एक ही डायरेक्टर है, ओनली वन डायरेक्टर इन द बोर्ड, इन सच केस द प्रोविजन रिलेटिंग टू द board meeting does not apply to the 1% company. The first board meeting for every company shall require to be held at within 30 days of its incorporation, and every year का मतलब कैलेंडर ईयर, the company shall require to hold minimum 4 meeting, and there is no maximum limit for holding the board meeting, and the maximum gap between the two board meetings shall not exceed 120 days. दो मीटिंग के बीच में जो गैप है वो 120 डेज से अधिक का नहीं होना चाहिए. एंड बोर्ड मीटिंग कैन बी हेल्ड थ्रू डायरेक्टर में पार्टिसिपेट इधर इन पर्सनली यानी फिजिकली और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट किए जा सकते हैं. For calling of board meeting, फर्दर नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग के बारे में कि ओनली वन बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ईयर सेल रिक्वायर फॉर 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड न्यूली स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी. तो इन चार कंपनियों के लिए रिलीफ है कि इनको केवल ईच हाफ ईयर में एक मीटिंग रखनी है, एंड दो मीटिंग के बीच में गैप मिनिमम 90 डेज का होना चाहिए. एटलीस्ट 90 डे का गैप होना चाहिए दो मीटिंग के बीच में. फर्दर सेक्शन 8 कंपनी सेल होल्ड एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग इन एवरी हाफ कैलेंडर ईयर. हर हाफ कैलेंडर ईयर में मिनिमम एक मीटिंग होनी चाहिए. बट गैप का लॉ यहाँ पर नहीं है, मतलब गैप कितना भी हो सकता है दो मीटिंग के लिए. तो याद रखिएगा, सेक्शन 8 कंपनी में द प्रोविजन रिलेटिंग टू गैप ऑफ मीटिंग डज नॉट अप्लाई. whereas in case of one person, small, dormant or newly startup private company, the minimum gap should be the 90 days between the two consecutive board meeting. For calling of board meeting, notice shall be given at least 7 days in writing to all director at their registered address, whether in India or outside India. The notice may be sent by hand delivery or by post or by electronic mode. email के थ्रू भी नोटिस दी जा सकती है. और अगर नोटिस देने में डिफॉल्ट किया गया तो जिस ऑफिसर की ड्यूटी थी, एग्जाम्पल कंपनी सेक्रेटरी, तो सेल लायबल टू पेनल्टी ऑफ ₹25,000. फर्दर एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि इवन एन एसिडेंशियल ओमिशन, मतलब बाय मिस्टेक भी अगर नोटिस देने में डिफॉल्ट किया गया, इवन एक सिंगल डायरेक्टर को भी अगर नोटिस नहीं मिलती है, तो जो वो सिंगल डायरेक्टर भी अगर ऑब्जेक्शन रेज कर देता है तो वो पूरी मीटिंग की प्रोसीडिंग को इनवैलिड किया जा सकता है. लेकिन अगर वो अब्सेंटी डायरेक्टर डू नॉट कंप्लेन, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, तो मीटिंग सेल रिमेन वैलिड. शॉर्टर पीरियड की नोटिस बोर्ड मीटिंग कैन बी कॉल्ड थ्रू बाय गिविंग द शॉर्टर पीरियड ऑफ नोटिस, दैट मीन्स लेस देन 7 डेज की नोटिस देकर भी मीटिंग कॉल की जा सकती है टू कंडक्ट द इमरजेंसी बिजनेस. बट कुछ कंडीशन दी गई है कि अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इफ कंपनी हैव द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द बोर्ड, देन एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग. बट अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है, इन सच केस मीटिंग हेल्ड हो जाएगी. डिसीजन ऑफ द मीटिंग शैल बी सर्कुलेट टू ऑल डायरेक्टर एंड रेटिफाई बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. उस डिसीजन को एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेटिफाई करेगा. और अगर कंपनी
में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो कंपनी एक्ट साइलेंट है। ध्यान रखिएगा, कंपनी एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। देयरफॉर मीटिंग कैन बी हेल्ड, बट वैलिड रीजन होना चाहिए। लेकिन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने इशू किया है, जो कंपलसरी है हर कंपनी को ऑब्जर्व करना है, फॉलो करना है, उसमें एक प्रोविजन दिया गया है कि अगर अदर कंपनी है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होते हैं, उन कंपनियों में मेजोरिटी ऑफ टोटल डायरेक्टर shall ratify the decision taken in the such meeting which has been called through the shorter period of notice, unless in the meeting itself majority of total director approve the decision। अगर उस मीटिंग में मेजोरिटी ऑफ टोटल डायरेक्टर ऑलरेडी अगर अप्रूव कर चुके हैं तो इस केस में फिर रेटिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर किसी कंपनी में टोटल 10 डायरेक्टर हैं और उस मीटिंग में 7 डायरेक्टर प्रेजेंट होते हैं शॉर्टर पीरियड की नोटिस में, और 7 में से 6 डायरेक्टर फेवर में वोट देते हैं और 1 अगेंस्ट में देता है, तो रिजोल्यूशन तो पास हो गया है और इस केस में रेटिफिकेशन भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल का मेजोरिटी अगर अप्रूव कर चुके हैं, 10 का मेजोरिटी होता है 6 और 6 अप्रूव कर चुके हैं, तो रेटिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसी एग्जाम्पल में अगर 5 डायरेक्टर लोगों ने अप्रूव किया होता, 2 अगेंस्ट में होते, तो इस केस में रेटिफिकेशन करना पड़ता, मेजोरिटी ऑफ टोटल डायरेक्टर उस डिसीजन को रेटिफाई करते। तो ये लॉ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 में दिया गया है। मीटिंग कैन बी हेल्ड थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड, बट कुछ मैटर जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डील नहीं हो सकते हैं, लाइक अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमेटी की मीटिंग विथ रिस्पेक्ट टू कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, and the approval of the matter relating to amalgamation, merger, demerger, acquisition and takeover। ये 5 ऐसे मैटर हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो सकते हैं। बट इफ कोरम प्रेजेंट इन पर्सन, मिनिमम कोरम जो लॉ में है 1/3 और 2 whichever इज हायर, अगर वो मीटिंग में प्रेजेंट हो जाता है पर्सनली, देन रिमेनिंग डायरेक्टर में पार्टिसिपेट थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड। तो रिमेनिंग डायरेक्टर जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के थ्रू उस मैटर को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देयर आफ्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में रूल, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज दैट डे टाइम प्लेस ऑफ होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, नो प्रोविजन इन द कंपनीज एक्ट, कोई प्रोविजन नहीं है। जैसे कि एजीएम के बारे में प्रोविजन है कि एजीएम मस्ट बी हेल्ड एट registered office or within the same city, town or village where the registered office of the company is situated। AGM must be held during the business hour और AGM should not be held in the national holiday में नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा सिमिलर प्रोविजन कंपनीज एक्ट में बोर्ड मीटिंग के बारे में नहीं दिया गया है। देयरफॉर बोर्ड मीटिंग कैन बी हेल्ड एट एनी प्लेस, कहीं इवन अब्रोड में भी मीटिंग हेल्ड की जा सकती है। बोर्ड मीटिंग कैन बी कॉल्ड एट एनी टाइम इवन आउट ऑफ बिजनेस आवर, एंड बोर्ड मीटिंग कैन बी हेल्ड इवन ऑन नेशनल हॉलीडे। बट 174 में अपन पढ़ेंगे कि अगर मीटिंग एडजर्न हुई है ड्यू टू द वांट ऑफ कोरम, कोरम की वजह से मीटिंग एडजर्न हुई है और आर्टिकल साइलेंट है, देन एडजर्न बोर्ड मीटिंग शुड नॉट बी हेल्ड ऑन द नेशनल हॉलीडे। उसके बाद कुछ प्रोविजन रूल्स में दिए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में कि कंपनी को नेसेसरी अरेंजमेंट करना है टू अवॉइड फेल्यूर ऑफ वीडियो ऑडियो विजुअल कनेक्शन, एंड चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और सीएस की ड्यूटी है कि वो ड्यू एंड रीजनेबल केयर रखे टू सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द मीटिंग बाय इंश्योरिंग सफिशिएंट सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, एंड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर video conferencing or other audio visual equipment facility for providing transmission of communication for effective participation of director and authorized representative at the board meeting, and record करना है proceeding of meeting और minutes prepare करना है। store for सेफ कीपिंग के लिए स्टोर करना है टेप में या अदर डिवाइस में,
और वो डिवाइस आपको कब तक प्रिजर्व करके रखना है, एटलीस्ट बिफोर द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, मतलब उस ईयर की ऑडिट कंप्लीट होने से पहले तक उस मीटिंग की जितनी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग हुई है उसकी पूरी प्रोसीडिंग को आपको स्टोर करके रखना है, सेफ कीपिंग। अगर कोई भी डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करना चाहता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड तो वो इंटीमेट कर सकता है, मे इंटीमेट at the beginning of the calendar year, and such declaration shall be valid for 1 year. But such declaration shall not debar him from participation in meeting in person, in which case he shall intimate sufficiently in advance of his intention to participate in person. मतलब अगर वो फिजिकली मीटिंग अटेंड करना चाहता है तो वो एडवांस में कंपनी को इंटीमेशन देगा कि मैं मीटिंग पर्सनली अटेंड करना चाहता हूं, तो वो अटेंड कर सकता है। अगर वो कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं देता डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द अटेंडेंस ऑफ मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि डायरेक्टर सेल अटेंड द मीटिंग इन पर्सन। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग स्टार्ट होगी, चेयरमैन मीटिंग कंडक्ट करेगा और मीटिंग में एक रोल कॉल लिया जाएगा फॉर ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन से डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेम किस लोकेशन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये इंश्योर करने के लिए कि कोई अदर अननोन थर्ड पर्सन स्ट्रेंजर तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उस मीटिंग। और एट द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑन ईच एजेंडा, जितने भी मैटर बिजनेस डिस्कस होंगे, चेयरमैन shall announce the summary of decision taken on each item along with name of director if any would disagree from the decision taken by the majority। तो कौन कौन से ऐसे डायरेक्टर थे जो अगेंस्ट में वोट दिए थे, जो डिसएग्री थे, उनका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। एंड ड्राफ्ट मिनट्स बुक सो रिकॉर्डेड shall be preserved by the company till the confirmation of draft minutes book। Minutes shall disclose particular of every director who attend through the video conferencing, and draft minutes book shall be circulate among all the director within 15 days of the meeting either in writing or in e-mode इलेक्ट्रॉनिक मोड डिसाइडेड बाय द बोर्ड। तो ड्राफ्ट मिनट्स बुक 15 दिन के अंदर सभी डायरेक्टर को सर्कुलेट कर दी जाएगी राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। Every director who attend meeting whether personally or through video shall confirm or give his comment in writing about the accuracy of recording of proceeding विद इन 7 days और सम रीजनेबल टाइम डिसाइडेड। मतलब 7 दिन का टाइम दिया जाएगा डायरेक्टर लोगों को कि अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है या सजेशन है जो मिनट्स में रिकॉर्ड किए गए कंटेंट्स, और अगर उन्होंने कोई 7 दिन के अंदर कोई कमेंट नहीं किया तो ये माना जाएगा कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है या उन्होंने अप्रूवल दे दिया है मिनट्स, और उसके बाद फाइनली उसको फाइनल मिनट्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा ड्राफ्ट मिनट्स, और फाइनल मिनट्स 30 दिन के अंदर प्रिपेयर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट कोरम 174 कोरम के बारे में लॉ स्पेसिफाई किया गया है। हर कंपनी के मीटिंग का कोरम होगा 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर और टू विच एवर इज हायर अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड द हायर नंबर। सेक्शन 8 के लिए कोरम रहेगा 8 डायरेक्टर और 25% ऑफ द टोटल डायरेक्टर विच एवर इज लोअर बट सब्जेक्ट टू मिनिमम 2 कोरम शैल बी प्रेजेंट। पार्टिसिपेशन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर कोई डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे भी कोरम के लिए कोरम में काउंट किया जाएगा। अगर किसी भी समय अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीटिंग में अगर 2/3 या उससे अधिक हो जाते हैं, टोटल डायरेक्टर का 2/3 या उससे अधिक, तो कोरम शैल बी अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर जो इंटरेस्टेड नहीं है प्रेजेंट इन द मीटिंग, जो कि कम से कम 2 होने चाहिए। अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर अगर 2 मीटिंग में मिनिमम प्रेजेंट है तो उसे कोरम मान लिया जाएगा। बट प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर को भी कोरम के लिए काउंट किया जाता है प्रोवाइडेड है दे हैव डिस्क्लोज देयर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 180। वो अगर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देते हैं तो उन्हें कोरम के लिए काउंट किया जाएगा। अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो मीटिंग सेल ऑटोमेटिकली एडजर्न टिल द नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस, नॉट ए नेशनल हॉलीडे अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज। और इफ नो कोरम ड्यू टू द वैकेंसी रेजिग्नेशन, मतलब कोरम नहीं हो पा रहा है क्योंकि वैकेंसी अराइज हो गई है बोर्ड में, तो एक सिंगल डायरेक्टर भी 2 में से कोई एक काम कर सकता है। अपॉइंट द सच नंबर ऑफ डायरेक्टर लाइक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट। एक सिंगल डायरेक्टर भी
उस बोर्ड मीटिंग हेल्ड कर सकता है दो पर्पज के लिए। पहला कि वो सच नंबर ऑफ इतने डायरेक्टर अपॉइंट कर ले जिससे कोरम हो जाए, या फिर सेकेंड इज द समन द जर्नल मीटिंग एंड पुट अप द मैटर, प्लेस द मैटर बिफोर द जर्नल मीटिंग। तो मैटर जर्नल मीटिंग में पुट अप करने के लिए वो जर्नल मीटिंग समन कर सकता है, कॉल कर सकता है। और लॉ साइलेंट है कि अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, मीटिंग एडजर्न हो गई और एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आता है, तो लॉ साइलेंट है, मीटिंग क्या होगी। क्योंकि जर्नल मीटिंग में अपन ने पढ़ा, ऑलरेडी अपन पढ़े हुए हैं कि अगर जर्नल मीटिंग में कोरम नहीं आता है तो डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग सेल डीम टू बी द कोरम। डायरेक्ट मेंबर्स प्रेजेंट इन द, सॉरी मेंबर मतलब दो मेंबर भी मीटिंग में आ गए ना तो उसे वैलिड कोरम माना जाएगा। लेकिन सिमिलर प्रोविजन डायरेक्टर में नहीं दिया गया बोर्ड मीटिंग में। देयरफॉर इन बेस्ट ओपिनियन इज दैट कि अगर कोरम नहीं आ रहा है एडजर्न मीटिंग में भी तो मीटिंग को डिजॉल्व मान लिया जाएगा, मीटिंग खत्म मान ली जाएगी, ये माना जाएगा कि कोई मीटिंग नहीं हुई है। नेक्स्ट इज द मिनट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन सेक्शन 118 में दिए गए हैं। हर कंपनी को मिनट्स मेंटेन करनी है, सेपरेट मिनट्स फॉर जर्नल मीटिंग, फॉर बोर्ड मीटिंग, फॉर कमेटी मीटिंग, फॉर क्रेडिटर मीटिंग। और मिनट्स में हर पेज कॉन्जिक्यूटिवली नंबर होने चाहिए, सीरियली नंबर होने चाहिए। मिनट्स में जरूर रिकॉर्ड करना है ऑल अपॉइंटमेंट मेड इन एट एनी मीटिंग सेल बी इंक्लूडेड इन द, जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे लाइक ऑडिटर की, डायरेक्टर की, सेक्रेटरी की, उसकी अपॉइंटमेंट को जरूर मिनट्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग, मिनट सेल आल्सो कंटेन नेम ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग एंड नेम ऑफ डायरेक्टर इफ एनी डिसेंटिंग फ्रॉम द रिजोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, देयर सेल नॉट बी इंक्लूडेड इन मिनट्स एनी मैटर विच इन द ओपिनियन ऑफ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। एग्जाम में आ चुका है ये कि अगर चेयरमैन की ओपिनियन में लगता है कि ऐसा मैटर है जो डिफेमेटरी मैटर, डिफेम कर रहा है, किसी की रेप्यूटेशन इमेज को खराब कर रहा है, या वो इररिलेवेंट या इमटेरियल मैटर है, या डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है, तो चेयरमैन को एब्सोल्यूट पावर है कि वो उस मैटर को एक्सक्लूड कर सकता है टू रिकॉर्ड द मिनट्स। उसको एब्सोल्यूट पावर है। और मिनट्स 30 डेज के अंदर प्रिपेयर हो जानी चाहिए। अगर कंपनी मिनट्स बुक मेंटेन नहीं करती है तो कंपनी पर 25,000, ऑफिसर पर 5,000 की पेनल्टी लगेगी। अगर मिनट्स बुक से टेम्परिंग की जा रही है, छेड़छाड़ की जा रही है, मिनट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 2 ईयर्स की इंप्रीजमेंट एंड फाइन 25,000 से 1 लाख हो सकता है। हर पेज मिनट्स के इनिशियल होंगे और जो लास्ट पेज रहेगा मीटिंग की मिनट्स का वो फुल साइन रहेगा। बाय साइन कौन करेगा? बोर्ड मीटिंग की मिनट्स बुक में या कमेटी की मिनट्स बुक में बाय द चेयरमैन ऑफ द सेड मीटिंग और चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, और इन द केस ऑफ मिनट्स ऑफ जर्नल मीटिंग बाय द चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग विद इन 30 डेज। और अगर वो नहीं कर पा रहा है ड्यू टू द डेथ या इनएबिलिटी या तो इस केस में एनी डायरेक्टर अथोराइज बाय द बोर्ड। Minutes of board and committee shall be preserved permanently, kept in the custody of CS or any director duly authorized by the board, and shall be kept in the registered office or any other place as the board decide. तो मिनट्स बोर्ड मीटिंग की अपन रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रख सकते हैं या एनी अदर प्लेस जो कि बोर्ड डिसाइड करेगी। नेक्स्ट 175, पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। दैट मीन्स बोर्ड जो भी डिसीजन लेती है या तो मीटिंग में ले सकती है या फिर सर्कुलेशन के थ्रू। जो लेस इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं बोर्ड उसे सर्कुलेशन के थ्रू डिसाइड कर सकती है। सर्कुलेशन के थ्रू अगर डिसीजन लेना है तो सबसे पहले ड्राफ्ट रिजोल्यूशन की कॉपी टुगेदर विद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है shall be delivered to the all director at their registered address in India either by post or hand delivery or by electronic mode. एंड मेजोरिटी ऑफ टोटल डायरेक्टर इंटाइटल टू वोट अगर फेवर में वोट दे देते हैं तो इस केस में यह माना जाएगा कि वो रिजोल्यूशन अप्रूव हो गया है। बट अगर 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर रिक्वायर करते हैं कि वो मैटर जो सर्कुलेशन के थ्रू आपने प्रपोजल रखा है उसको मीटिंग में डिसाइड करना जरूरी है, मीटिंग में डिस्कस करना जरूरी है, देन द चेयरमैन शैल पुट अप द सच रिजोल्यूशन टू बी डिसाइडेड एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड। बोर्ड मीटिंग में उसे रखा जाएगा। और जितने भी सर्कुलेशन के थ्रू रिजोल्यूशन पास होंगे उसे
सब्सीक्वेंट बोर्ड मीटिंग में नोट डाउन किया जाएगा, सभी डायरेक्टर के नॉलेज में लाया जाएगा और मिनट्स बुक में उसके बाद रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज द 176 इज द डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर नॉट टू इनवैलिडेट द एक्शन टेकन। मतलब अगर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है या वो डिसक्वालीफाई हो चुका है या फिर उसकी ऑफिस टर्मिनेट हो चुकी है बाय वर्च्यू ऑफ लॉ और फिर भी वो डायरेक्टर के रूप में एक्ट कर रहा है और कंपनी के नॉलेज में नहीं है कि वो डिसक्वालीफाई है, कि उसकी अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है, तो इस केस में उसके एक्ट अभी वैलिड रहेंगे। लेकिन जिस दिन कंपनी के नॉलेज में आ गया उसके बाद के जितने भी एक्ट रहेंगे वो इनवैलिड रहेंगे। बट भाइयों ध्यान रखिएगा, अगर किसी डायरेक्टर की टेन्योर ही एक्सपायर हो गई है उसके बाद भी वो अपने पावर एक्सरसाइज कर रहा है तो इस केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, उसके एक्ट इनवैलिड रहेंगे। अगर वो अपनी टेन्योर एक्सपायरी होने के बाद भी अगर पावर एक्सरसाइज करता है तो ऑल एक्ट शैल रिमेन द इनवैलिड। दैट्स इज सेक्शन 176। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज द 177 एंड 178 कमेटीज के बारे में। कंपनीज एक्ट में आप 4 कमेटी के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं टोटल ओवरऑल: ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रिमरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशन कमेटी एंड द CSR कमेटी, जो 135 कंपनीज एक्ट में दिया गया है। 177 with respect to audit committee and vigil mechanism, and 178 this is the nomination remuneration committee, nomination and remuneration committee and stakeholder relation committee। ऑडिट कमेटी का प्रोविजन अप्लीकेबल होता है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड अदर पब्लिक कंपनी having the paid up capital of 10 crore, turnover of 100 crore or more, or aggregate borrowing from the bank, financial institution, deposit or debenture exceeding 50 crore or more in the last financial year. So the company are required to constitute the audit committee। that means same है जो independent director की applicability है under 149 subsection 149 में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अप्लीकेबिलिटी दी गई है सेम अप्लीकेबिलिटी ऑडिट कमेटी की है, सेम एज इट इज। बट ऑडिट कमेटी के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे अगर अदर पब्लिक कंपनी 100% सब्सिडी है, जॉइंट वेंचर कंपनी और डोरमेंट कंपनी है तो उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा ऑडिट कमेटी के प्रोविजन। ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन मिनिमम 3 डायरेक्टर मेंबर रहेंगे, मेजोरिटी ऑफ मेंबर जो रहेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे, प्लस मेजोरिटी ऑफ मेंबर को एबिलिटी होनी चाहिए टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेजोरिटी ऑफ मेंबर शैल हैव एबिलिटी एंड एबिलिटी होनी चाहिए टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Auditor and KMP shall have right to heard in the meeting of the audit committee when it consider the audit report but shall have no right to vote on the meeting। Board report shall disclose the composition of audit committee। if board has not accepted any recommendation of audit committee same shall be disclosed in the board report along with the reason thereof। very important है, इसका मतलब ऑडिट कमेटी बोर्ड को कोई भी रिकमेंडेशन देती है बोर्ड पर वो बाइंडिंग नहीं है। अगर बोर्ड उसे अडॉप्ट नहीं कर रही है तो बोर्ड को रीजन के साथ अपने डायरेक्टर रिपोर्ट में इस मैटर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी शॉर्ट फॉर्म है RR स्वामी। रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट रिमरेशन ऑफ ऑडिटर, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑडिटर। बट गवर्नमेंट कंपनी में याद रखिएगा कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट सिंस CAG करती है, देयरफॉर केवल वहां पर रिमरेशन के बारे में रिकमेंडेशन देगी ऑडिट कमेटी गवर्नमेंट कंपनी में। सेकेंड, रिव्यू एंड मॉनिटर द ऑडिटर वर्क परफॉर्मेंस, इंडिपेंडेंसी एंड परफॉर्मेंस। स्क्रूटनी करना इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट, वैल्यूशन करना अंडरटेकिंग और एसेट, अप्रूवल और सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मॉनिटरिंग करना एंड यूज ऑफ द फंड रेज थ्रू द पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर, एग्जामिनेशन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट और इवैल्यूएशन करना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम एंड द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द कंपनी। ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन शैल रिक्वायर ऑडिट कमेटी अप्रूवल एंड ऑडिट कमेटी में मेक ऑमनिबस अप्रूवल। ऑमनिबस अप्रूवल का मतलब होता है अगर कुछ ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड पार्टी के साथ अगर हमारे पास्ट में रिपीटेटिव हुए हैं, बहुत बार हुए हैं
और फ्यूचर में भी लग रहा है कि बार बार वो ट्रांजेक्शन होने वाले हैं उस रिलेटेड पार्टी के साथ, तो ऑडिट कमेटी ऑमनिबस मतलब एक बार अप्रूवल दे देगी और वो अप्रूवल एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहेगा। इसका मतलब एक फाइनेंशियल ईयर तक आप अगर ऑडिट कमेटी रिलेटेड पार्टी के साथ अगर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो ऑडिट कमेटी की अप्रूवल लेने की जरूरत बार बार नहीं रहेगी। तो ऑमनिबस अप्रूवल दे सकती है subject to following condition. The audit committee shall, after obtaining approval of board of director, specify the criteria for मतलब condition for making the मतलब omnibus approval कब दी जाएगी, क्या क्या condition जब रहेगी तब ऑडिट कमेटी अप्रूवल देगी, वो क्राइटेरिया ऑडिट कमेटी स्पेसिफाई करेगी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड। क्राइटेरिया में क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, लाइक ऑमनिबस अप्रूवल में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इन एग्रीगेट, साल भर में टोटल कितने की वैल्यू का ट्रांजेक्शन हो सकता है, एंड पर ट्रांजेक्शन कितनी मैक्सिमम वैल्यू का हो सकता है। क्या क्या डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे ऑडिट कमेटी को, जब अगर ऑमनिबस अप्रूवल ऑडिट कमेटी देगी तो मीटिंग में क्या क्या ऑडिट कमेटी के सामने क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। रिव्यू एट सच इंटरवल एस ऑडिट कमेटी डीम फिट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मतलब रिव्यू बीच में करते रहना, जो ट्रांजेक्शन ऑमनिबस अप्रूवल के अंडर हुए हैं उनको रिव्यू करते रहना। एंड ये भी बताएगी कौन से ट्रांजेक्शन जिसके लिए ऑमनिबस अप्रूवल नहीं दी जा सकती है। इफ द नीड फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी फोरसीन, मतलब हम फ्यूचर में कब कितने बार ट्रांजेक्शन होंगे इसके बारे में हम एस्टीमेट नहीं कर पा रहे हैं, कंपनी एस्टीमेट नहीं कर पा रही है, और कितनी वैल्यू का ट्रांजेक्शन होगा, कितने ड्यूरेशन में ट्रांजेक्शन होगा, उसकी प्राइस कैसे डिसाइड होगी, ये सब हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑडिट कमेटी में मेक ऑमनिबस अप्रूवल फॉर सच ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू देयर अप्रूवल दैट देयर वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ पर ट्रांजेक्शन। तो ऑडिट कमेटी यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती कि ऑमनिबस अप्रूवल में मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो होगा वो 1 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए पर ट्रांजेक्शन। ऑमनिबस अप्रूवल वैलिड रहेगा एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, सेल रिक्वायर फ्रेश अप्रूवल फॉर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड ऑमनिबस अप्रूवल नहीं दिया जा सकता ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए सेलिंग डिस्पोजिंग ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर से प्रायर अप्रूवल एसआर पास करके आप अंडरटेकिंग को सेल कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में अगर रिलेटेड पार्टी के साथ अगर अंडरटेकिंग सेल परचेज हो रही है, सेल हो रही है डिस्पोज ऑफ, तो ऑमनिबस अप्रूवल नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट प्रोविजन, अगर कंपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है अदर देन 188 वाले, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जो 188 में कवर नहीं है वो ट्रांजेक्शन कर रही है, और अगर ऑडिट कमेटी उसे अप्रूव नहीं कर रही है, ऑडिट कमेटी ने डिसअप्रूव कर दिया, तो इट शैल मेक रिकमेंडेशन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड डिसाइड कर सकती है कि वो ट्रांजेक्शन करना चाहिए कि नहीं करना है। भाइयों एक बेसिक कंसेप्ट है कि जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होंगे ना, कंपलसरी ऑडिट कमेटी की अप्रूवल होनी चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्शन हो गया कि अगर अदर देन 188 वाले ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और अगर ऑडिट कमेटी ने अगर डिसअप्रूव कर दिया तो वो अपनी रिकमेंडेशन बोर्ड को देगी। इसका मतलब बोर्ड अभी भी डिसाइड कर सकती है कि वो ट्रांजेक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ट्रांजेक्शन अदर देन 188 वाले होंगे। इसका मतलब कि अगर 188 वाले ट्रांजेक्शन अगर ऑडिट कमेटी ने डिसअप्रूव कर दिया तो बोर्ड भी उसे अप्रूव नहीं कर सकता है। इन केस एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है रिलेटेड पार्टी के साथ और अगर वो नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ है, 1 करोड़ से अधिक नहीं है, और वो ट्रांजेक्शन एंटर किया गया बाय एनी डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ कंपनी विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमेटी, मतलब इंडिविजुअल डायरेक्टर ने वो ट्रांजेक्शन कर लिया है और ऑडिट कमेटी ने अप्रूव नहीं किया, तो अभी भी टाइम है, 3 महीने के अंदर रेटिफाई करवा लो ऑडिट कमेटी से, और अगर नहीं करवाए तो सेम शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमेटी। And if transaction is related with related party to any director or is authorized by any other director, तो director shall concern indemnify to the company any loss incurred due to the such transaction. And last point है कि that means no audit committee approval is required अगर holding company अपने 100% सब्सिडरी के साथ
188 वाले ट्रांजैक्शन कर रही है तो ऑडिट कमेटी की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो होल्डिंग कंपनी अपने 100% सब्सिडरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और कौन से कॉन्ट्रैक्ट? 188 वाले। तो नो ऑडिट कमेटी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। एंड द चेयरमैन ऑफ ईच ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब जो चेयरमैन रहेंगे हर कमेटी के, ऑडिट कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशन कमेटी, नॉमिनेशन, वो कंपलसरी है। अगर वो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, इन हिज एब्सेंस एनी डायरेक्टर ड्यूली अथोराइज बाय द बोर्ड, ड्यूली अथोराइज बाय द चेयरमैन सेल अटेंड द एजीएम, उनको जर्नल मीटिंग अटेंड करना है। पेनल्टी दी गई, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। अगर 177, 178 में किसी भी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो कंपनी पर फाइन है 1 लाख से लेकर 5 लाख, एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर इंप्रीजमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन मिनिमम 25,000 टू 1 लाख और बोथ हो सकता है। दैट्स ए प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट कमेटी। नेक्स्ट इज द विजिल मैकेनिज्म। विजिल मैकेनिज्म बेसिकली सेफगार्ड प्रोवाइड करता है to the employees and directors of the company against the any victimization made against him। तो अगर उनका कोई एक्सप्लोटेशन हो रहा है एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, तो एम्प्लॉय लोग डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं टू द ऑडिट कमेटी को, चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी को, और चेयरमैन फिर एक्शन लेगा अगेंस्ट द कंसर्न पर्सन जो कि इन्वॉल्व था एक्सप्लॉइट करने में एम्प्लॉय को, उसके अगेंस्ट में नेसेसरी एक्शन लेगा। विजिल मैकेनिज्म का कंसेप्ट अप्लाई होता है हर लिस्टेड कंपनी और ऐसी कंपनी जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, या फिर ऐसी कंपनी जिन्होंने बोरोइंग किया है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इन एक्सेस ऑफ एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज। तो विजिल मैकेनिज्म 3 कंपनियों पर अप्लीकेबल होगा, लिस्टेड कंपनी, सेकेंड अदर कंपनी हैविंग एक्सेप्टेड द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, या फिर एनी अदर कंपनी जिसकी बोरोइंग फ्रॉम द बैंक और एफआई अगर एक्सीडिंग 50 करोड़ है, सेल रिक्वायर टू स्टेब्लिश द विजिल मैकेनिज्म। ऑडिट कमेटी ओवरसीज करेगी विजिल मैकेनिज्म को, लेकिन अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेट करेंगे एक डायरेक्टर को टू प्ले द रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी। नेक्स्ट इज द नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी। ये सेक्शन 8 कंपनी पर अप्लाई नहीं होता है 178। तो सेक्शन 8 कंपनी को न ही नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी फॉर्म करनी है और न ही स्टेक होल्डर रिलेशन कमेटी फॉर्म करनी है। एवरी लिस्टेड अप्लीकेबिलिटी सेम है जो ऑडिट कमेटी का था 177। हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी, हर अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या टर्नओवर 100 करोड़ या बोरोइंग फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिपॉजिट और डिबेंचर एक्सीडिंग 50 करोड़ है लास्ट ईयर में, तो कंपलसरी है नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी फॉर्म करना। लेकिन अगर अदर कंपनी 100% सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर कंपनी है या फिर गवर्नमेंट कंपनी है, नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी। इस कमेटी में 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब जितने भी मेंबर रहेंगे ना वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट 1/2 सेल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जबकि वहां पर था मेजोरिटी। याद रखिएगा मोर देन 50%। ऑडिट कमेटी में मोर देन 50% मेंबर इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब अगर टोटल ऑडिट कमेटी में अगर 6 मेंबर हैं तो उसमें से 4 मेंबर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लेकिन अगर नॉमिनेशन कमेटी में अगर 6 मेंबर है तो मिनिमम 3 मेंबर शुड बी द इंडिपेंडेंट, एटलीस्ट 50% शुड बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और जो चेयरमैन है कंपनी का कैन नॉट बिकम द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी बट कैन बी द मेंबर ऑफ द कमेटी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो। चेयरमैन जो है अगर वो एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव है वो इस कमेटी का चेयरमैन नहीं बन सकता, बट एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ द कमेटी। और कमेटी का रोल है आइडेंटिफाई करना पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बिकम द डायरेक्टर एंड मे बी अपॉइंटेड इन द सीनियर मैनेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया मतलब कंडीशन लेट डाउन, एंड रिकमेंडेशन देना बोर्ड को रिगार्डिंग देयर अपॉइंटमेंट, रिमूवल, और सेकेंड इज द मैनर बताना कि कैसे डायरेक्टर लोगों के परफॉर्मेंस को, बोर्ड के परफॉर्मेंस को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करना है, उसका मैनर बताना। और कौन करेगा इवैल्यूएशन, या तो बोर्ड करेगी, कर सकती है, या खुद कमेटी कर सकती है परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन, या एक एक्सटर्नल एजेंसी अपॉइंट करके हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। एंड स्टेक होल्डर रिलेशन कमेटी, हर कंपनी जिसमें मोर देन 1000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर
और अदर सिक्योरिटी होल्डर है एग्रीगेट सभी को मिलाकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर सच कंपनी आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द स्टेक होल्डर रिलेशन कमेटी। कमेटी में मिनिमम कमेटी में मिनिमम जो है वो सच नंबर ऑफ मेंबर होंगे जो बोर्ड डिसाइड करेगी, लेकिन कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। रोल ऑफ कमेटी, इसका काम है कि रिजॉल्व करना ग्रीवियंस ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर ऑफ द कंपनी, बट अगर वो गुड फेथ में किसी स्टेक होल्डर के कंप्लेन को रिजॉल्व नहीं कर पा रही है तो इसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। देयर आफ्टर बोर्ड के पावर स्टार्ट होते हैं सेक्शन 179। जनरल पावर, बोर्ड वो सभी काम कर सकता है जो कि कंपनी कर सकता है। बोर्ड कैन एक्सरसाइज ऑल सच पावर, कैन डू ऑल सच एक्ट विच द कंपनी कैन डू, बट इफ आर्टिकल या जर्नल मीटिंग या लॉ रिक्वायर दैट कि सच पावर shall be exercised by the shareholder, in such case such power shall be exercised by the shareholder, in such case such power cannot be exercised by the बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एग्जाम्पल, अगर आर्टिकल अल्टर करना है तो कंपनी एक्ट रिक्वायर करता है कि एसआर पास करना पड़ेगा, इसका मतलब बोर्ड हैव नो पावर टू अल्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फर्दर, बोर्ड इज द सुप्रीम अथॉरिटी है, डे टू डे अफेयर्स के बारे में जो भी डिसीजन लेने हैं वो बोर्ड ही को लेने हैं, और जो पावर एक्ट में या आर्टिकल में बोर्ड को दिए गए हैं वो बोर्ड ही एक्सरसाइज करेगी। शेयर होल्डर इंटरफियर नहीं कर सकते बोर्ड को, और शेयर होल्डर ये भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि वो पावर कैसे एक्सरसाइज करने हैं। लाइक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर बोर्ड को ही दिया गया है, देयरफॉर शेयर होल्डर कभी भी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे केस आएंगे जिसमें कि बोर्ड के पावर शेयर होल्डर एक्सरसाइज कर सकते हैं। 3 केस हैं, ये लॉ में नहीं दिए गए, एक जर्नल कंसेप्ट है, केस लॉ बेस है। पहला कि अगर फर्स्ट केस है कि अगर बोर्ड मेलाफाइड इंटेंशन से एक्ट कर रही है, गलत इंटेंशन से काम कर रही है, तो बोर्ड के पावर शेयर होल्डर एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकेंड, अगर बोर्ड इनकम्पिटेंट है टू एक्ट, बोर्ड ना एक्ट करने में इनकॉम्पिटेंट है, अनक्वालिफाई है वो काम करने में। एग्जांपल कि बोर्ड ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में डिसीजन लेना है बोर्ड को जिसमें सभी डायरेक्टर लोग इंटरेस्टेड है, ऑल द डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड, और इंटरेस्टेड डायरेक्टर वो डिसीजन ले नहीं सकते क्योंकि 174 और 184 मना करता है कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट नहीं दे सकते अगर उनका इंटरेस्ट है। तो इस केस में वो मैटर जनरल मीटिंग डिसाइड करेगी। अब एंड थर्ड इज द डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, अगर बोर्ड में डिस्प्यूट हो गया है, 2 ग्रुप हो गए बोर्ड के और दोनों ग्रुप एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं, तो इस केस में बोर्ड के पावर शेयर होल्डर एक्सरसाइज कर सकते हैं। फर्दर 3 केस में अपन अभी पढ़े कि बोर्ड के पावर शेयर होल्डर एक्सरसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज जो पावर बोर्ड को दिए गए हैं वो बोर्ड ही एक्सरसाइज कर सकता है, जनरल मीटिंग शेयर होल्डर उसे इंटरफियर नहीं कर सकते। फर्दर, नो रेगुलेशन मेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, मतलब शेयर होल्डर कोई भी ऐसा रूल नहीं बना सकते कि बोर्ड के जो प्रायर एक्ट थे, पुराने एक्ट, लाइक 2 महीने पहले बोर्ड ने कोई ऐसा पावर एक्सरसाइज किया था जो कि बोर्ड के पावर के अंदर में था, शेयर होल्डर आज उसे इनवैलिड नहीं कर सकते। तो प्रायर एक्ट विच वाज अदरवाइज वैलिड, शेयर होल्डर आज उसे इनवैलिड नहीं कर सकते। हाँ, शेयर होल्डर जो फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव पावर है, फ्यूचर के जो पावर है बोर्ड के, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन पास्ट एक्ट को इनवैलिड नहीं कर सकते शेयर होल्डर। फिर 13 पावर जो दिए गए हैं वो कंपलसरी है बोर्ड मीटिंग में एक्सरसाइज करने हैं बोर्ड को। पहला, कॉल मंगाना, बाईबैक करना, बोर्ड अप टू 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीए, इतना मैक्सिमम बाईबैक कर सकती है 68 में। टू इशू द सिक्योरिटी लाइक डिवेंचर इशू करना, शेयर इशू करना। टू बोरो द मनी, बोरो करना मनी बट नॉट अप्लीकेबल बैंकिंग कंपनी, क्योंकि बैंक का तो डे टू डे काम है, लोन लेना लोन देना। टू इन्वेस्ट द फंड ऑफ द कंपनी एंड टू ग्रांट द लोन, गिव गारंटी, प्रोवाइड सिक्योरिटी। बट ये 3 काम सेक्शन 8 कंपनी में पोस्टल बैलेट के थ्रू भी हो सकते हैं, 3 काम पोस्टल बैलेट के थ्रू हो सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी में। फर्दर, बोर्ड कैन नॉट डेलीगेट द पावर अंडर क्लॉज नंबर DEF, बोर्ड डेलीगेट कर सकती है, कैन डेलीगेट द पावर अंडर द क्लॉज नंबर, मतलब लोन लेना लोन देना और इन्वेस्टमेंट करने के पावर को
डेलीगेट कर सकती है और डेलीगेशन करते समय बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन में स्पेसिफाई कर सकती है कि एमडी कितना लोन ले सकता है, टोटल लिमिट। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर पावर डेलीगेट हो रहा है तो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि टोटल कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और अगर लोन देने के लिए है तो टोटल कितना लोन दे सकते हैं। ये बोर्ड जब डेलीगेशन करेगी प्रिंसिपल ऑफिसर लाइक एमडी, मैनेजर, सीएफओ को, तो बोर्ड चाहे तो ये कंडीशन स्पेसिफाई कर सकती है रिजोल्यूशन में। हाउएवर सेक्शन 186 179 को ओवरराइड करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, 186 179 को ओवरराइड करेगा। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट करने के पावर को और लोन देने के पावर को और गारंटी देने के पावर को बोर्ड डेलीगेट नहीं कर सकता, क्योंकि 186 रिक्वायर करता है कि जब भी कंपनी लोन देना चाहती है, गारंटी देना चाहती है, सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, वो काम बोर्ड को यूनिनियसली डिसाइड करना है विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग एज पर सेक्शन 186। देयरफॉर बोर्ड कैन नॉट डेलीगेट द पावर नंबर ई और एफ। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट करने के पावर को और लोन देने के पावर को बोर्ड डेलीगेट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, to diversify the business of the company, to approve the amalgamation, merger, reconstruction, to take over और substantial acquisition करना कंपनी के अनदर कंपनी के शेयर्स को, and to make political contribution, to appoint and remove the key managerial person, and to appoint the internal auditor and the secretarial auditor। ये सभी काम बोर्ड को कंपलसरी है, बोर्ड मीटिंग में ही करने हैं। ये काम बोर्ड सर्कुलेशन के थ्रू नहीं कर सकती है। Further, company in general meeting can impose restriction or condition on the exercising of any of the power of the board specify। मतलब जनरल मीटिंग बोर्ड के किसी भी पावर पर रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन या लिमिटेशन लगा सकती है बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में आपको डील कर रहा हूं शॉर्ट में, कि सपोज एक कंपनी की अंडरटेकिंग थी, दो तीन बिजनेस था। अब शेयर होल्डर बोर्ड को बाउंड कर रहे हैं कि आप ना उसमें से सीमेंट अंडरटेकिंग को सेल करो, क्योंकि इससे कंपनी को 2 साल में कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं। तो शेयर होल्डर बोर्ड को बोल रहे हैं कि आप इसे सेल करिए। क्या बोर्ड शेयर होल्डर के डायरेक्शन से बाउंड है क्या? तो भाइयों, पावर 180 सब सेक्शन 1 में ए में लिखा है कि पावर शैल बी एक्सरसाइज बाय द बोर्ड। तो शेयर होल्डर इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते बोर्ड को, क्योंकि एक जनरल कंसेप्ट है कि डे टू डे अफेयर के बारे में डिसीजन लेने का पावर बोर्ड को, बोर्ड इज द कॉम्पिटेंट टू डिसाइड। शेयर होल्डर इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, बाइंड नहीं कर सकते बोर्ड को कि आप ये अंडरटेकिंग सेल करो, अनलेस अदरवाइज कोई जस्टिफिएबल रीजन हो। तो अगर, क्योंकि कौन सी अंडरटेकिंग सेल करनी है, कौन सी अपने को रखनी है, होल्ड करनी है, ये ज्यादा सही डिसीजन बोर्ड लेगी, क्योंकि बोर्ड को नॉलेज है ज्यादा, क्योंकि बोर्ड कंपनी के अफेयर को मैनेज कर रही है, शेयर होल्डर नहीं कर रहे हैं। तो शेयर होल्डर कभी भी बोर्ड को ये इंस्ट्रक्शन या बाइंडनेस नहीं कर सकते, बाइंड नहीं कर सकते कि आप ये अंडरटेकिंग सेल करो। अगर बोर्ड के पास जस्टिफिएबल रीजन है होल्ड करने का उस अंडरटेकिंग को, तो बोर्ड इज नॉट बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द शेयर होल्डर। अल्टीमेट डिसीजन बोर्ड को लेना है। हाँ, बोर्ड को लेने से पहले मतलब बोर्ड को सेल करने से पहले एक बार प्रायर अप्रूवल लेनी है शेयर होल्डर से, एसआर पास करके, एज पर सेक्शन 180 सब सेक्शन 1। नेक्स्ट सेक्शन 180 प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता। इसमें बोर्ड को पावर दिया गया है, लेकिन बोर्ड ये पावर एक्सरसाइज करने से पहले एसआर लेगी, शेयर होल्डर से अप्रूवल बाय वे ऑफ एसआर। 4 पावर दिए गए हैं। पब्लिक कंपनी के लिए सेक्शन है 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ वोल और सब्सटेंशियली वोल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। और अगर कंपनी की एक से अधिक अंडरटेकिंग है तो वोल किसी एक पूरी अंडरटेकिंग को या उसके सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग को सेल करना, लीज में देना। बट नॉट अप्लीकेबल अगर कंपनी का सेल करना, लीज करना बिजनेस ही है, नॉर्मल बिजनेस है, तो ये क्लॉज कंपनी पर अप्लाई नहीं होगा। अंडरटेकिंग की मीनिंग दी गई, अंडरटेकिंग मतलब एक पार्ट ऑफ बिजनेस जिसमें कंपनी का इन्वेस्टमेंट, उस यूनिट में कंपनी का इन्वेस्टमेंट मोर देन 20% ऑफ द टोटल नेटवर्थ ऑफ द कंपनी एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर उस अंडरटेकिंग से कंपनी को इनकम जनरेट हो रही है एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी, तो उसे अंडरटेकिंग माना जाएगा।
और सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब है कि जिस अंडरटेकिंग को सेल कर रहे हैं उसकी जो पार्ट सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर एटलीस्ट 20% है ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग तो उसे सब्सटेंशियल पार्ट माना जाएगा। फर्दर जब अंडरटेकिंग सेल करने के लिए शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे तो शेयर होल्डर में स्पेसिफाई द कंडीशन रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द सेल प्रोसीड, कि उस सेल प्रोसीड का कहां यूज करना है, कहां पर उस पैसे को आगे यूज करना है, ये शेयर होल्डर कंडीशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर शेयर होल्डर ने ये कंडीशन लगाई कि सेल प्रोसीड का यूज कैपिटल की रीपेमेंट में करना है तो ये तभी हो सकता है जब कंपनी पहले रिडक्शन, क्योंकि कैपिटल रीपे करेंगे तो रिडक्शन अट्रैक होगा, रिडक्शन सेक्शन 66, तो कंपनी को पहले रिडक्शन के प्रोविजन कंप्लाई करने पड़ेंगे, उसके बाद ही कैपिटल रीपे हो सकती है। और लास्ट इज द कि अगर कंपनी ने इस सेक्शन बिना एसआर पास किए अगर अंडरटेकिंग सेल कर दी, लीज में दे दी और बायर ने गुड फेथ में अगर एक्वायर किया है और कंसीडरेशन में, तो बायर को गुड टाइटल मिलेगा, कंपनी वो अंडरटेकिंग वापस नहीं ले सकती बायर से अगर बायर ने गुड फेथ और वैल्यूबल कंसीडरेशन में एक्वायर किया है। नेक्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी को पैसा मिला आया है, कंपेंसेशन आया है और उसको इन्वेस्ट करना है, वो कहां से पैसा आया है, आउट ऑफ अमालगमेशन मर्जर होने से, मतलब कंपनी का कहीं पर इन्वेस्टमेंट होगा और उस कंपनी का अमालगमेशन होने से कंपनी को पीसी मिला है, परचेज कंसीडरेशन मिला है, कंपेंसेशन मिला है, तो उस पैसे को अगर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी शेयर होल्डर से बाय वे ऑफ एसआर। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर ट्रस्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं लाइक शेड्यूल बैंक हो गया, गवर्नमेंट के बॉन्ड हो गए, तो नो अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोरोइंग के बारे में। अगर कंपनी का मनी टू बी बोरोड एंड मनी ऑलरेडी बोरोड एग्रीगेट एग्जिस्टिंग बोरोइंग प्लस प्रपोज बोरोइंग एक्सीड है फ्रॉम द 100%, मतलब पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑफ द कंपनी, इन सच केस फॉर proposed borrowing the company are required to obtain shareholder prior approval by way of special resolution. Borrowing does not include the temporary loan obtained from the company banker, याद रखना बैंकर है वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अभी अभी क्वेश्चन आया था लास्ट एग्जाम में कि प्राइवेट फाइनेंस एनबीएफसी से टेम्परेरी लोन लिया गया है, क्या उसे लोन में इंक्लूड करेंगे कि नहीं? यस करेंगे। केवल टेम्परेरी लोन वो इंक्लूड नहीं होंगे जो बैंकर से लिए गए हैं, बैंकर से जो टेम्परेरी लोन लिए गए हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। और टेम्परेरी लोन का मतलब एक ऐसा लोन विच इज रीपेबल ऑन डिमांड, एग्जांपल सीसी लिमिट हो गई, ओडी लिमिट हो गई, या फिर विच इज रीपेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, लाइक शॉर्ट टर्म लोन हो गया जो 6 मंथ के अंदर रीपेबल है, उसको बोरोइंग में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो टेम्परेरी बोरोइंग माना जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेरी बोरोइंग ऑब्टेन फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स एसेट खरीदने के लिए अगर हमने लिया है तो उसे बोरोइंग में इंक्लूड किया जाएगा। जब अपन लोन लेंगे शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे तो लिमिट बताएंगे बोर्ड को, शेयर होल्डर लिमिट बताएंगे कि किस लिमिट तक बोर्ड बोरो कर सकती है, अमाउंट, ये कंपलसरी है, रिजोल्यूशन में स्पेसिफाई करना है। ये क्लॉज बैंकिंग कंपनी पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि बैंक का काम ही है लोन लेना और लोन देना। और अगर कंपनी ने लिमिट से एक्सेस बोरो कर लिया बोर्ड ने बिना शेयर होल्डर अप्रूवल के, तो भाइयों एक बेसिक फंडा है, एक बेसिक कंसेप्ट आप कंपनी एक्ट में अपन सभी जानते हैं कि अगर कोई काम बोर्ड ने अपनी बियॉन्ड अथॉरिटी कर लिया है जो कि शेयर होल्डर के पावर में था, लेकिन बोर्ड ने वो पावर एक्सरसाइज कर लिया है, तो शेयर होल्डर अभी भी उस पावर को रेटिफाई कर सकते हैं, बोर्ड के वो एक्ट को रेटिफाई कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। तो अगर शेयर होल्डर ने रेटिफाई कर दिया बाद में तो वो लोन वैलिड हो जाएगा। और इस सेक्शन में यह दिया गया है कि अगर कंपनी ने लिमिट से एक्सेस बोरो कर लिया है विदाउट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, इन सच केस द कंपनी शैल नेवर लायबल टू रीपे द सच एक्सेस बोरोइंग, कंपनी लायबल नहीं रहेगी रीपे करने के लिए अनलेस लेंडर प्रूव दैट ही एडवांस द लोन इन गुड फेथ एंड विदाउट नॉलेज दैट लिमिट इंपोज बाय दिस क्लॉज हैड बीन एक्सीडेड, मतलब उसको नॉलेज नहीं था लेंडर को कि लिमिट एक्सीड हो गई है और उसने गुड फेथ में लोन दिया था, तो फिर कंपनी पूरे लोन के लिए लायबल रहेगी।
एंड लास्ट इज द टू रेमिट और गिव टाइम, मतलब डायरेक्टर का कोई डेट्स था, डायरेक्टर से पैसा लेना था कंपनी को और कंपनी उसके डेट्स को रेमिट कर रही है या वेव कर रही है, तो करने से पहले बोर्ड को शेयर होल्डर से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी बाय वे ऑफ एसआर। नेक्स्ट सेक्शन 181 कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड और चैरिटेबल पर्पज। तो अगर कोई भी कंपनी चैरिटेबल पर्पज के लिए डोनेशन देना चाहती है तो 181 में बोर्ड को पावर है कि बोर्ड दे सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। और अगर 5% से अधिक देना है तो जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ओआर पास करना पड़ेगा। तो बोर्ड को पावर है अप टू 5% तक, 5% से अधिक देना है तो जीएम में अप्रूवल लेना पड़ेगा, जीएम में अप्रूवल ओआर पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। दो कंपनियां पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। द फर्स्ट इज द गवर्नमेंट कंपनी कभी नहीं कर सकती, एंड सेकेंड एक ऐसी कंपनी जिसको अभी 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, एक ऐसी कंपनी जिसको अभी 3 फाइनेंशियल ईयर नहीं हुए हैं, ध्यान रखिएगा 3 फाइनेंशियल मतलब 3 बैलेंस शीट नहीं बनी है, 3 फाइनेंशियल ईयर नहीं हुए हैं, इसका मतलब 3 बैलेंस शीट अभी तक नहीं बनी है, 3 ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वो कंपनी नहीं कर सकती पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। अदर कंपनी कर सकती है, कोई लिमिट नहीं है, रिजोल्यूशन बस बोर्ड मीटिंग में पास करना है, बोर्ड रिजॉल्व करेगी मीटिंग में, सर्कुलेशन के थ्रू नहीं कर सकते, मीटिंग में ही करना है। और पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से या बैंक ड्राफ्ट से या ईसीएस या थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट इशूड अंडर परसुएंट टू एनी स्कीम लाइक इलेक्ट्रॉल बैलेट इनकम टैक्स एक्ट में इशू होते हैं, इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट कंपनियां इशू करती है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट इशू होते हैं उसके थ्रू आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और पीएल अकाउंट में डिस्क्लोज करना है कितने अमाउंट आपने पॉलिटिकल पार्टी को साल भर में दिया, बट नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नीड नॉट बी रिक्वायर्ड, नीड नॉट बी डिस्क्लोज, किस पार्टी को दिए ये डिस्क्लोज नहीं करना है। और फाइन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन का कि अगर कंपनी ने इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किया तो कंपनी पर अप टू 5 टाइम्स फाइन लगेगा जितना कंट्रीब्यूशन किया गया है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर अप टू 5 टाइम एंड 6 मंथ तक की इंप्रीजमेंट हो सकती है, एंड है दोनों होगा, फाइन भी लगेगा, 6 मंथ की इंप्रीजमेंट। एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इंक्लूड डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, लाइक अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई एक्सपेंस करती है और हम थर्ड पार्टी को वो एक्सपेंस पेमेंट कर रहे हैं कंपनी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ में, तो उसे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। इंक्लूड एडवर्टीजमेंट इन एनी न्यूज़पेपर मैगजीन्स ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो उसे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड किया जाएगा। 183 कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड। यह सेक्शन पूरे एक्ट को, एमओए को, आर्टिकल को, सभी को ओवरराइड करता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनीवेयर, कोई भी कंपनी कितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकती है नेशनल डिफेंस फंड में, कोई लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बोर्ड कर सकता है, जनरल मीटिंग कर सकता है, कोई भी कितना भी, बट पीएल अकाउंट में बस डिस्क्लोज करना है कि कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया गया है फंड में, ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दैट्स इज सेक्शन 183। तो अभी तक भाइयों अपन ने जो सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, एक बार शॉर्ट में मैं आपको पूरे सेक्शन को केवल एक बार समअप कर रहा हूं। तो सबसे पहले अपन ने जो सेक्शन किया, सेक्शन 173, जिसमें बोर्ड मीटिंग के बारे में दिया गया, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग के बारे में, और एक इंपॉर्टेंट केस लॉ दिया गया था, परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता का केस लॉ। 174 कोरम के बारे में था कि कोरम कितना होगा, 1/3 और 2 व्हिचएवर इज हायर। 175 सर्कुलेशन के थ्रू बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना, लेकिन अगर 1/3 डायरेक्टर रिक्वायर करते हैं कि ये मैटर मीटिंग में डिस्कस करना है, तो फिर वो सर्कुलेशन के थ्रू डिसाइड नहीं हो सकता। 176 वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में था कि भले ही डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है, एसआर पास होना चाहिए था, ओआर से ही अपॉइंटमेंट हो गई, या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गया था और कंपनी के नॉलेज में नहीं है और अभी भी वो डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है, तो उसके एक्ट वैलिड रहेंगे। 177 ऑडिट कमेटी एंड विजिल मैकेनिज्म। 178 नॉमिनेशन रिमरेशन कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशन कमेटी, सेक्शन 8 पर अप्लाई नहीं होता है। 179 सर्टेन पावर और जर्नल पावर दिए गए बोर्ड के, और कुछ 13 पावर दिए गए जो कंपलसरी है, मीटिंग में ही एक्सरसाइज होंगे, सर्कुलेशन के थ्रू नहीं हो सकते। 180 दैट मींस वेरी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक कंपनी में 4 पावर बोर्ड एक्सरसाइज करेगी, मीटिंग में बोर्ड को करना है, लेकिन करने से पहले शेयर होल्डर से प्रायर अप्रूवल लेनी है, एसआर पास करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें बोरोइंग का पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोरोइंग डज नॉट इंक्लूड टेम्परेरी लोन, कहां से, याद रखना, बैंकर से।
अगर प्राइवेट फाइनेंस या अदर से लोन लियो टेम्परेरी 2 दिन के लिए भी, तो बोरोइंग में इंक्लूड करेंगे, याद रखिएगा। 181 चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन बोर्ड कर सकता है अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ ड्यूरिंग द लास्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन 2 कंपनियां नहीं कर सकती, याद रखिएगा, गवर्नमेंट कंपनी और एक ऐसी कंपनी जिसको अभी 3 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुए हैं। एंड 183 विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल डिफेंस फंड में कंट्रीब्यूशन करना कोई भी कंपनी कर सकती है, कितना भी कर सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, केवल पीएल अकाउंट में डिस्क्लोज करना है। और एक 118 भी किए थे अपन मिनट्स बुक के बारे में कि मिनट्स 30 दिन के अंदर प्रिपेयर एंड कंप्लीट हो जानी चाहिए। साइन कौन करेगा मिनट्स बुक को, याद रखिएगा, बोर्ड मीटिंग की मिनट्स बुक को या ऑडिट कमेटी की मिनट्स बुक को चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग और चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, और जनरल मीटिंग की मिनट्स बुक को चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग। और अगर वो साइन नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो डेथ हो गई या वो अनेबल हो गया, तो इस केस में एनी डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करेगा मिनट्स बुक ऑफ द जनरल मीटिंग।